हाँ जी दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि इंडियन पिनल कोड का डेफिनेशन क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे वो बना, कितना टाइम उसको लग गया। फाइनली 1862 में इन्फोर्स होता है। 45वां एक्ट है 1860 का, है ना। और हिस्ट्री वगैरह हमने देख ली थी। आज से चैप्टर वाइज इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं केवल फर्स्ट चैप्टर कवर करूंगा और ऐसे कर करके हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि समझने में हमें आसानी हो। ठीक है, एक बार में एक वीडियो देख लें, समझ जाएं, उसके बाद फिर दूसरी वीडियो देखें, फिर वो समझे, ऐसे ऐसे करके हम इसको कवर करेंगे। तो जब अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो आप पहले तो बेयर एक्ट परचेज कर लो। ठीक है, और डायरेक्ट परचेज करने का फ़ायदा ये है कि आप उसको बार बार पढ़ सकते हो, कोई से भी पेज ओपन कर सकते हो। ठीक है ना, तो उसके अलग फ़ायदे। अगर नहीं करना चाह रहे हो तो फिर उसकी फिर पीडीएफ आप डाउनलोड करके रख लो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि एक डायरेक्ट अगर आपके पास नहीं है तो परचेज कर लेना। तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर 1 स्टार्ट होता है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में प्रीएम्बल हम देखते हैं। प्रीएम्बल वैसे ये बताता है कि उस बुक में क्या हमें मिलने वाला है। ठीक है, जैसे हम कोई से भी बुक को स्टार्ट करते हैं, कोई से भी बेयर एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रीएम्बल लिखा रहता है ना। तो वो यही बताता है कि बुक जो है किस चीज़ के ऊपर लिखी गई है, किस चीज़ के ऊपर बनी है। तो इसमें प्रीएम्बल क्या कहता है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, उसमें है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या कहता है, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट मतलब उपाय, टू प्रोवाइड अ जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया। मतलब ये एक उपाय है भारत को एक सामान्य पिनल कोड देने का। ठीक है, एक ऐसा पिनल कोड, एक जनरल पिनल कोड देने का जिसमें डेफिनेशन दी गई है ऑफेंस की, उस ऑफेंस की पनिशमेंट दी गई है, और कोई भी व्यक्ति उस ऑफेंस को करता है तो उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। और ये जो जनरल पिनल कोड है इसका जुरिस्डिक्शन जो है पूरा हमारा भारत रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है पिनल कोड, जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया। ठीक है, आगे लिखा है इट इज इनेक्टेड एज फॉलोज। तो अब यहाँ से हमारे सेक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। इट इज इनेक्टेड एज फॉलोज, ये कुछ इस तरीके से शुरू होता है। तो सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट आ जाता है जो कहता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। मतलब ये जो कोड है इसका टाइटल क्या रहेगा और ये इसकी जो जुरिस्डिक्शन क्या रहेगी, ये मतलब कहाँ कहाँ ये लागू होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है द दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड। ये इंडियन पेनल कोड कहा जाना चाहिए। एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, और ये पूरे भारत में लागू होगा। सेक्शन सेकंड, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। तो सेकंड सेक्शन जो है वो ये कहता है कि भारत में जो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया, जो भारत में ऑफेंसेस होंगे उसकी पनिशमेंट सेक्शन सेकंड हमें बताता है। जैसे इसको पढ़ते हैं, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट। मतलब हर वो व्यक्ति जो ऑफेंस करता है, वो ऑफेंस करेगा, वो लाइबल होगा पनिशमेंट के, उसको पनिशमेंट मिलेगी। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज। मतलब कोई भी व्यक्ति ऑफेंस करता है तो उसको इस कोड के अंदर ही लायबल माना जाएगा। इस कोड के अंदर ही जो पनिशमेंट दी गई है उसी में से चूज किया जाएगा, ना कि जो जज है वो खुद से कोई पनिशमेंट बना सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो वो बोल दे कि नहीं इसके पैर काट दो और इसको छोड़ दो, या फिर इसका भी मर्डर कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जो इस कोड में पनिशमेंट दिया गया है इसी के हिसाब से उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इसको फिर से रीड करते हैं, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयरऑफ ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। मतलब जब कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है वो उसके लिए गिल्टी हो जाता है। ऑफेंस जो है इंडिया में किया गया है और इंडियन जुरिस्डिक्शन है उसकी। ठीक है, तो उसको जो पनिशमेंट है इस कोड के अंदर ही मिलेगी, इससे बाहर नहीं मिलेगी। लिखा हुआ है नॉट अदरवाइज, इससे बाहर नहीं मिलेगी। इसी बुक के अकॉर्डिंग, इसी कोड के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगी। थर्ड सेक्शन जो है वो है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस
कमिटेड बियॉन्ड, मतलब अब ये बात करता है थर्ड सेक्शन। सेकंड सेक्शन बात करता था इंडिया की, कि इंडिया में कोई ऑफेंस होता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। थर्ड सेक्शन कहता है कि अब इंडिया में नहीं हो रखा, बाहर हुआ है कहीं, ठीक है। बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। थर्ड सेक्शन फिर से पढ़ते हैं, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। तो थर्ड सेक्शन ये कहता है कि कोई ऑफेंस जो है वो इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसका जो ट्रायल है इंडिया में चल सकता है। तो इसको आगे पढ़ते हैं। एवरी पर्सन लायबल बाय एन इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। अब इसमें क्या कहता है ये सुनिए, कि अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है इंडिया में नहीं, बाहर जाके, बट जो इंडियन लॉ है उससे वो बंधा हुआ है। सपोज कोई ऑफिसर है, ठीक है, वो इंडियन ऑफिसर है, वो किसी ड्यूटी पे जाता है, किसी काम से जाता है, नेपाल जाता है या अमेरिका चला जाता है, वहाँ पे किसी का मर्डर कर देता है। तो क्योंकि वो एक ऑफिसर था, इंडियन ऑफिसर था, तो उसका जो ट्रायल है वो इंडिया में उसका चलाया जा सकता है। एनी पर्सन लायबल बाय इंडियन लॉ, ठीक है, इंडियन लॉ यहाँ पे लिखा गया है कि मतलब किसी व्यक्ति पे कोई जो व्यक्ति है वो इंडियन लॉ से बंधा हुआ है। टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस, कि उसका जो ट्रायल है उस ऑफेंस से रिलेटेड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर, सेल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, कि इस कोड के अकॉर्डिंग ही उसका प्रोविजन है, इसका प्रावधान है जो चलाया जाएगा। फॉर एनी एक्ट, कोई सा भी एक्ट करता है कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, भारत के बाहर, इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, वो ऐसा ही माना जाएगा जैसे वो भारत में किया गया हो और उसके अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा। उसका ट्रायल बेसिकली इंडिया में हो सकता है, इसी कोड के अंडर उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। फोर्थ सेक्शन जो है बात करता है एक्सटेंशन की, इस कोड के एक्सटेंशन की, इसके विस्तार की, कि कहाँ तक ये फैला हुआ है और कैसे इसके अकॉर्डिंग किस किस को हम पनिशमेंट दे सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ कोड, सेक्शन 4 कहता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, मतलब ये टेरिटरी तो है ही, इंडिया तो है ही, इंडिया से जो बाहर है तो उसको एक्स्ट्रा बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन ऑफ कोड, इस कोड का जो एक्सटेंशन है, जो बढ़ाव है, वो टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, जो अपराध है वो बाहर किए गए हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंसेस कमिटेड बाय, तो ये जो प्रोविजन है, इसके जो प्रावधान है वो उस व्यक्ति पे भी अप्लाई होंगे जो कि सबसे पहला एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो वो भारत का ही कोई व्यक्ति है, इन एनी प्लेस, या तो वो भारत में ही कहीं पे है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, भारत में है कहीं पे वो तो लायबल हो गई, बट अगर वो भारत से बाहर भी है ना, और लेकिन क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है तो उस पे भी ये अप्लाई होगा। सेकंड, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से, कि ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर शिप में है, जहाज में है, या फिर किसी प्लेन में है, किसी एयरक्राफ्ट में है, जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, और उसमें कोई भी व्यक्ति है, इसमें लिखा है एनी पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे नहीं लिखा है एनी इंडियन पर्सन या एनी सिटीजन ऑफ इंडियन पर्सन, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी पर्सन, तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई से भी देश का हो सकता है। वो अगर भारतीय शिप पे है और या फिर भारतीय एयरक्राफ्ट पे है, जो कि जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है इंडिया में हुई है, और वो प्लेन या वो एयरक्राफ्ट या वो शिप पूरे वर्ल्ड में या पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी है, तो वो भी इसी कोड के अंतर्गत आएगा, और अब उस पे भी ये सेम
वैसे ही अप्लाई होगा जैसे किसी इंडियन सिटीजन पे होगा, या फिर भारत में मौजूद किसी व्यक्ति पे ये कोड अप्लाई होगा। ठीक उसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर शिप में है और एयरक्राफ्ट में है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, और वो शिप और एयरक्राफ्ट भारत में हो या फिर भारत से बाहर कहीं विश्व में कहीं पर भी हो, या फिर यूनिवर्स में कहीं पे हो, मान लीजिए वर्ल्ड के बाहर है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हो सकता है, तो वो भी सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। थर्ड जो पॉइंट है सब सेक्शन है फोर्थ सेक्शन का, वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो भारत में है या भारत से बाहर है और वो इंडियन कंप्यूटर को टारगेट करता है, टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, जो कि भारत में स्थापित है और उस कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है, चाहे वो व्यक्ति इंडिया में हो या इंडिया से बाहर से वो टारगेट कर रहा हो, तब भी उस पे ये कोड अप्लाई होगा। अब जब यहाँ बात करते हैं कंप्यूटर रिसोर्स की, तो कंप्यूटर रिसोर्स में क्या क्या आ सकता है, ठीक है, तो उसी का अगला पॉइंट हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन। इसका क्लॉज ए कहता है द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। ऑफेंस की डेफिनेशन ये बेसिकली बता रहा है कि ऑफेंस क्या है, ठीक है, तो जो भारत में ऑफेंस जो चीज़ मानी जाएगी, सपोज यहाँ पे कुछ ऑफेंस मानी जाती है और वो व्यक्ति बाहर से वो चीज़ करता है, तो वो इसके अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा, ना कि इससे बाहर। The word offense includes every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this code. For example, वो कुछ ऐसी चीज़ करता है जो यहाँ पर ऑफेंस नहीं है बट वहाँ पे वो ऑफेंस हो सकती है, तो उसे हमें लेना देना नहीं। बट जो चीज़ यहाँ पे ऑफेंस है और वो व्यक्ति बाहर से कुछ वैसा करता है तो वो ऑफेंस माना जाएगा और उसके ऊपर भी ये कोड अप्लाई होगा। बी क्लॉज क्या कहता है द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स, जो कि हमने थर्ड सब सेक्शन में पढ़ा था, कहता है द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स shall have the meaning assigned to it in clause K of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2000। तो बी क्लॉज क्या कह रहा है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसमें जो सेकंड सेक्शन है, उसमें जो सब सेक्शन फर्स्ट है, उसमें जो क्लॉज के है उसमें डेफिनेशन दी गई है कंप्यूटर रिसोर्स की और उसमें आने वाले सभी चीज़ों की, ठीक है, ये क्लॉज बी कहता है। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, ए who is a citizen of India commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। तो इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया गया है फोर्थ सेक्शन में। इसमें कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो कि भारतीय नागरिक है और वो युगांडा में जाके मर्डर कर देता है। तो मर्डर क्योंकि इस कोड में एक ऑफेंस है, पनिशेबल है, तो अगर वो भारत में कहीं पे मिलता है, वो व्यक्ति भारत में कहीं पे भी मिल जाता है इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड, वो उसके लिए कन्विक्ट दोषी करार दिया जाएगा और उसको उसी के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 5 जो है इस चैप्टर का लास्ट है, टोटल 5 ही सेक्शंस हैं इस चैप्टर में। तो सेक्शन 5 क्या कहता है, सर्टन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। तो ये कहता है कि ठीक है, ये कोड जो है जनरल पिनल कोड है, ठीक है, ये पूरे भारत में लागू होगा, बट कुछ ऐसे भी एक्ट हैं जहाँ पर ये इसकी जो पावर है कम हो जाती है, ये वहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब कहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा, जहाँ पे पहले से कोई लोकल लॉ बना हुआ है, ठीक है, तो लोकल ये जनरल है तो ये पूरे भारत में इसका विस्तार रहेगा। और कोई लोकल है मतलब उसी एरिया के हिसाब से कोई लॉ बना गया है कि उसी पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से कोई लॉ बना है,
तो वहाँ पे जो सिचुएशन रहेगी वो उसी पर्टिकुलर स्टेट को ही अच्छे से पता होगी, ना कि जनरल को, सामान्य को, जो कि पूरे भारत में लगा हुआ है। तो इसलिए वहाँ के लोकल लॉ पे ये अप्लाई नहीं होगा, या फिर कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, सब्जेक्ट को लेके कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है या फिर कोई लोकल लॉ बना हुआ है। तो लोकल लॉ वही होता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया को कवर कर देता है, और स्पेशल लॉ होता है जो पर्टिकुलर टॉपिक या एक्ट को, पर्टिकुलर पर्सन को कवर करता है, तो वो स्पेशल हो जाता है। तो स्पेशल लॉ पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जहाँ पे स्पेशल लॉ ऑलरेडी है, और जहाँ पे लोकल लॉ है वहाँ पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 5th सेक्शन क्या कहता है, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। वो यही कह रहा है कि कुछ जो लॉज हैं वो इससे अफेक्ट नहीं होंगे। इसको हम सेक्शन 2 का एक्सेप्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा गया है अंदर, नथिंग इन दिस एक्ट शेल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिसर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, sailors or airmen in the service of government of India or the provision of any स्पेशल और लोकल लॉ। तो इसमें 3 चीज़ें कही गई हैं कि नथिंग इन दिस एक्ट शेल अफेक्ट, कि इसमें ये जो एक्ट है इसमें जो सी भी चीज़ है वो अफेक्ट नहीं करेंगी उन एक्ट को जिसमें ये प्रोविज़न दिया, जिसमें म्यूटिनी के लिए, म्यूटिनी मतलब ऑफिसर्स द्वारा विद्रोह किया गया हो, ठीक है। तो म्यूटिनी के लिए जहाँ पे म्यूटिनी के लिए जहाँ पनिशमेंट के लिए प्रोविज़न जहाँ पे जो उनसे एक्ट में बताया गया हो, ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर डिजर्शन, परित्याग, मतलब छोड़ के भाग जाना, अपने कर्तव्य को छोड़ के भागना जो है, अगर कोई ऑफिसर करता है या फिर कोई सोल्जर कहता है, ऑफिसर मतलब कोई किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में कोई काम करने वाला व्यक्ति, या फिर सोल्जर, ठीक है, जो कोई व्यक्ति आर्मी में सर्व करता है, या सेलर जो व्यक्ति किसी शिप पे है, ठीक है, किसी नाव पे है, और वो भी गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते हैं, वो सेलर्स। और एयरमैन जो व्यक्ति प्लेन में हैं और वो भी गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हैं, तो उन पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल उनके पनिशमेंट के लिए अलग से एक एक्ट बना गया है, तो वो उन पे अप्लाई होगा पहले, उसके बाद अगर कुछ होगा तो इस पे ध्यान आएगा, अदरवाइज उनके लिए पहले से बना गया है। तो ये वही कह रहे हैं कि जनरल है, ठीक है, पूरे भारत में अप्लाई होगा, ठीक है, बट उसको ये इफेक्ट, इससे, इस कोड से उस पर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसको फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें 3 चीज़ बताई गई थी कि एक तो इन व्यक्तियों के जो एक्ट बनाए, इनके पनिशमेंट के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा कहते हैं कि कोई स्पेशल लॉ है उन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा कहते हैं कोई लोकल लॉ है तो उस पर भी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिसर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, sailors or airmen in the service of government of India or the provision of any special or local law। तो यही कहता है, इसको हम समझ चुके हैं कि ये इसका जो कोई भी प्रोविज़न है वो अफेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई एक्ट, उस एक्ट को जिसमें ये प्रावधान बताया गया है वो पनिशमेंट से रिलेटेड, किस किस के पनिशमेंट से रिलेटेड, जब कोई ऑफिसर्स हैं या सेलर्स हैं या सोल्जर्स हैं या एयरमैन हैं, ये विद्रोह करना स्टार्ट करते हैं, या फिर इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं, बीच में ही अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, भाग जाते हैं अपनी ड्यूटी छोड़ के, और ये सारे व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, और तब की बात हो रही है कि तब ऐसे में जो प्रावधान जिस एक्ट में दिया गया है इनके पनिशमेंट को लेके, उस एक्ट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। या अगर लोकल लॉ कहीं पे बनाया गया है तो उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या कोई स्पेशल लॉ बनाया गया है तो इस पे इसको जनरल पिनल कोड का, इंडियन पिनल कोड का उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थे 5 सेक्शंस जिसको हमने कवर कर लिया है। अब आगे अगले वीडियो में हम सेक्शन 6 से 52 कवर करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है जनरल एक्सप्लेनेशन, जिसमें डेफिनेशंस दी गई है मोस्टली, ओके।